Hi everyone, good morning. Just a minute. Yeah, good morning Prashast. Hi Shravya, good morning Harsh, good morning संयम. कैसा गया आप लोगों का एमटी का पेपर? अच्छा या बहुत अच्छा? ऐसे ही गुड गुड ही गया. अरे क्या बात है प्रशस्त. वेरी नाइस. गुड गोइंग. अच्छा कवर कर लो. वंडरफुल ईशा. अच्छा है. राइट तो आई थिंक दोज स्टूडेंट्स जिनका रिवीजन अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होता है उन बच्चों को अब आसानी हो जाती है ऐसे बीच बीच में पेपर्स देने में. Like they don't have to compromise on their ongoing topics and टाइम निकाल के वो हफ्ते 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते मैक्स टू मैक्स में अपना एमटी का प्रिपरेशन कर लेते हैं. एंड दे डोंट स्क्रैम्बल हेयर देयर. यहाँ से देखें वहाँ से देखें. फोकस क्लियर रहता है. ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा भगवान भरोसे. ठीक है. राइट आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लक को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हो. ये लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है विच जनरली दोज हु गेट सक्सेसफुल aren't really upfront in accepting it right away. थोड़े टाइम बाद they are also in this then acceptance mode कि yes, a lot of things happen because of luck as well. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि हर साल देर आर एग्जाम्पल्स. मतलब आप लोगों को आइडिया शायद नहीं होगा बट हर साल पेस में या किसी और कोचिंग क्लास में भी हर साल ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स हु वर नॉट परफॉर्मिंग वेरी गुड और यू कैन से एकदम कि पोटेंशियल रैंक होल्डर वाला रिजल्ट इन देयर कोचिंग क्लासेस कि यू नो कंसिस्टेंटली हर मेजर टेस्ट में अच्छी रैंक आ रही है, टॉप बैच में चल रहे हैं. तो हर साल ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका सिलेक्शन होता ही होता है. And that is, I'm not denying that they would have not done that hard work. Of course they would have done that hard work maybe during their revision time. उस रिवीजन को उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो आखिरी के 4-6 महीने रहते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है उसमें वो लोग अच्छे से रिवीजन करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं अपनी पढ़ाई को. डेफिनेटली दैट इज़ देयर बट देयर लक ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एंड होता कितना है ना, मतलब एग्ज़ाम इतना सेंसिटिव है. एक एक क्वेश्चन पे इधर उधर में ऐसे हज़ारों में रैंक्स शिफ्ट हो जाती हैं. स्पेशली जो बेल कर्व का सेंटर है वहाँ पर. रैंक का जैसा आपको आइडिया ही है कि बेल कर्व होता है. इफ़ यू फिट स्कोर वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस स्कोर, एक बेल कर्व आता है. कम ही स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर लेके आते हैं, कम ही स्टूडेंट होते हैं जो बहुत बुरा स्कोर लेके आते हैं. मोटा मोटा एक बीच में बड़ा सा बेल कर्व रहता है विच इज अल्ट्रा सेंसिटिव. लाइक यू डू वन क्वेश्चन गलत, योर रैंक शिफ्ट्स इन थाउजेंड्स. You do one question right, your rank goes up in thousands. Okay, so it is going to something that plays an important role. All right, great. तो अब I think आप लोग after giving empty अपना ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करोगे अच्छे से. कुछ कुछ आपके जो रिवीजन बचे हुए होंगे, some areas which you would have not been able to do before the empty, उन पे ध्यान दे लेना.
ठीक है, although it is not the ideal kind of empty that is happening right now, because you are not really starting newer chapter after the empty. आप already अपने अगले chapters के बीच में हो, तो don't forget the golden rule, always prioritize the ongoing topic. Revisions या backlogs completion वो second होंगे. तो अगर आपने अभी वॉल्यूमेट्रिक बिकॉज ऑफ एम्प्टी छोड़ दिया था या लाइटली ले लिया था, होमवर्क नहीं करा था, तो प्लीज इंश्योर दैट आप डबल टाइम पुट करके एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इसको क्लोज कर लो. यू आर एट पार, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक हमारा खत्म हो जाने वाला है अभी. आप मान लो ये आज इस वीक में 2 लेक्चर है ना आपने. हाँ, तो इस वीक में नहीं तो अगले वीक में तो डेफिनेटली खत्म ही हो जाएगा. ठीक है, और फिर जो इसका अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें वॉल्यूमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. So make sure that you are putting in that time. चलो ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक में अब रिडॉक्स टाइट्रेशंस पे आ जाते हैं. ठीक है, एज सच दिस इज primarily JEE advanced related topic, you can say. एक मिनट, पेन कम गया. This is a more JEE advanced related topic. क्योंकि मेंस में आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं रिडॉक्स टाइट्रेशंस करके. ऑल्दो जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, it is something that you have already practiced in your lecture 3 and lecture 4. इसमें जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट रहेगा वो इक्विवेलेंट्स इक्वेट ही करने होंगे. ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, इक्विवेलेंट्स बराबर इक्विवेलेंट्स. हाउएवर थोड़ा सा लैंग्वेज जो रहेगा इसमें क्वेश्चन का वो नया सा रहेगा. उसकी प्रैक्टिस करना, उसके क्वेश्चंस देखना, उस लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करना, वही हम चीज़ अब वही मेजर चीज़ है जो अब हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो टाइट्रेशन क्या होता है ये तो आप लोगों को एक आइडिया है ही सही. आप लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशंस देखा था आयनिक इक्विलिब्रियम में. इट्स अ लैब टेक्निक जिससे हम लोग किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बता पाते हैं यूजिंग अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड एन इंडिकेटर. कैसे वर्क करता था वो आपने एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छे से समझ लिया था. यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एसिड बेस रिएक्शन देयर वुड बी सम रिडॉक्स रिएक्शन हैपनिंग, एंड उस रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग कुछ सिलेक्टिव एग्जांपल्स नोटिस करेंगे. ठीक है, ये जो एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूँ अभी इन टाइट्रेशन में, यहाँ पे मैं एक ऐसे लिख देता हूँ, रिमेंबर द क्लास एग्जांपल्स. ये मैं सिलेक्टेड क्यूरेटेड एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. ऐसे तो आप किसी में भी रिडॉक्स टाइट्रेशंस कर सकते हो. कुछ भी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला मिलू के रिडॉक्स टाइट्रेशन कर दिया. बट ये जो मैं बता रहा हूँ दीज आर समथिंग विच आर लाइक एक्सपेक्टेड वंस, कि इनकी फाइनल डिटेल्स भी आपको पता होंगी. स्पेशली इनमें इंडिकेटर कैसे वर्क करेगा. ठीक है, ये जो एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा उनमें इंडिकेटर्स कैसे वर्क करेंगे वो ज़रूर देखना. सबसे पहला देखते हैं सिंपल रिडॉक्स टाइट्रेशन. तो एग्जांपल आपके सामने है कि हमने एक H2O2 का सोल्यूशन रखा हुआ है. H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड का सोल्यूशन है. इसका वॉल्यूम 100 ml है और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता लगाना है. इसका टाइट्रेशन हम लोग कर रहे हैं यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन. डू यू नो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है? इफ यू डिड नॉट नो देन इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू नो कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है.
हम लोग क्या करते हैं, हाँ करेक्ट, तो इसका जो हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब 0.1 मोलारिटी का सोल्यूशन ले लिया हमने, ठीक है। दिस इज नॉट थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड, थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होता है 1 मोलर, ठीक है। तो दैट इज नॉट व्हाट आई मीन बाय ओवर हियर, आई एम जस्ट सेइंग कि एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन, दैट इज 0.1 मोलर का सोल्यूशन हमने इसका ले लिया। अब हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर में डालते हैं जब तक पूरा का पूरा रिएक्शन नहीं हो जाता, पूरा का पूरा H2O2 कंज्यूम नहीं हो जाता। अब इस टाइट्रेशन में नोटिस करना KMnO4 जो है वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। कैसे, आप थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ये जो H2O2 होता है, ठीक है, ये कलरलेस होता है, और जो रिएक्शन भी होती है, ये रिएक्शन तो खैर आपको पता ही है कि KMnO4 और H2O2 की रिएक्शन में Mn2+ बनेगा एंड O2 लिबरेट होगा। सो ये रिएक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसमें एक दो चीज़ें जो और नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, H2O2 कलरलेस होता है, इवन द Mn2+ आयन दिस इज ऑल्सो कलरलेस, इट डज नॉट हैव एनी कलर, एंड O2 गैस जो बनता है वो भी कलरलेस होता है और लिबरेट हो जाता है, ठीक है। तो सेल्फ इंडिकेटर की तरह KMnO4 कैसे वर्क करता है, यहाँ पे आप नोटिस करना, मैं एक ड्रॉप KMnO4 का डाल रहा हूँ, पहला ड्रॉप मैं डाल रहा हूँ, और फिर मैं सोल्यूशन को स्टर करता हूँ। तो क्या होता है, कलरलेस सोल्यूशन में पर्पल ड्रॉप मैंने डाली, ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसे पर्पल कलर, जैसे इंक पानी में डिफ्यूज होती है ना, वैसे यहाँ पर आपको पर्पल कलर डिफ्यूज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। बट आप थोड़ा सा स्टर करोगे तो पर्पल कलर गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा पर्पल कलर? बिकॉज KMnO4 रिएक्ट कर गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है, आपने एक ही तो ड्रॉप डाला था। तो आप यही चीज करते जाओगे, आप अगला ड्रॉप डालोगे, स्टर करोगे, अगला ड्रॉप डालोगे, स्टर करोगे, ठीक है। ये करते रहोगे, कब तक करते रहोगे? उस पॉइंट तक जहां पर आपने लेट से एक ड्रॉप डाला और स्टर करा और कलर स्लाइट पिंक सा रह गया, ठीक है, पर्पल जो था वो बेसिकली डिफ्यूज होकर एकदम लाइट पिंक सा कलर देने लग गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि जो पूरा H2O2 था वो आपने कंज्यूम कर डाला है। अब जो आपने ड्रॉप डाली थी KMnO4 की, वो एक्सेस वाली ड्रॉप थी और वो रिएक्ट नहीं करी, और उसकी वजह से कलर हल्का सा पिंक अब दिख रहा है। तो आप उस रीडिंग को नोट कर लोगे और उसको बोल दोगे कि ये एंड पॉइंट है हमारा, और उसके हिसाब से फिर आप कैलकुलेशन कर लोगे, इक्विवेलेंस बराबर इक्विवेलेंस, राइट। मतलब आपको इसका वॉल्यूम पता पड़ जाएगा, कितना वॉल्यूम आपने डाला, ये वॉल्यूम, तो फिर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर विल बी इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, और आपको ये मोलारिटी पता पड़ जाएगी H2O2 की। समझ में आया कैसे वर्क कराइए? How does this titration work? How does KMnO4 acts as a self indicator? ठीक है, ग्रेट। यहाँ पे मैंने इसी चीज को लिखा भी हुआ है, ठीक है। Once H2O2 is completely consumed, then the next drop of KMnO4 will not fade. It will leave a faint pink color in the solution. Thus, end point has been reached. We will note the volume of KMnO4 that has been added till the end point and then apply the law of chemical equivalence. Equivalent of KMnO4 is equal to equivalent of H2O2. ये जो वॉल्यूम है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग थ्रू इंडिकेटर, उससे हमारा ये अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 पता पड़ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, तो अब एक बार आप लिख लो इसको, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक का तो लिख लिया होगा ना, कितना तो आई थिंक लिख ही लिया होगा, ठीक है। अब इतना भी लिख लो।
हर्षल तुम स्क्रीनशॉट ले लो, तुम थोड़ा स्लो लिखते हो मेरे को लगता है। ये एक्चुअली तुम नींदों में रहते हो ना, इसलिए आई थिंक तुम्हारी स्पीड अभी कम ही है। मैं वापस ऊपर करता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले इतना तो लिख लो ना। ये सर्वेश बड़ा शांत शांत है। सर्वेश तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया क्या? एकदम ऐसे शांति शांति छाई हुई है तुम्हारे चैट बॉक्स में। वो वाईफाई निपट गया तुम्हारा, टफ लक। हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट का जुगाड़ रखा करो ना। पेपर के टाइम पे तो हॉटस्पॉट चल जाता है, उसमें थोड़ी ना इतनी बैंडविड्थ यूज होती है। कोई नहीं। अच्छा देख लिया, लिख लिया सबने? ये हर्षल तुम इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। जो भी तुम्हें एक लाइन लिखनी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखना। अच्छा, बिफोर एक्चुअली गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें एक नोटिसेबल पॉइंट है। um, ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में करवाया जाता है, ठीक है। एंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हम लोग H2SO4 यूज करना प्रेफर करते हैं, नॉट HCl, देन कैन यू टेल मी व्हाई? दोनों ही एसिड H+ प्रोवाइड करा देंगे एसिडिक मीडियम के लिए, बट H2SO4 क्यों यूज करते हैं? व्हाई नॉट HCl? हाँ राइट ईशान, राइट अमान। नहीं नहीं नहीं, मतलब तुमने बोला ठीक था बट फिर बाद में गड़बड़ कर दिया। नहीं हर्ष, वोलेटिलिटी से लेना देना नहीं है ना। वैसे वो भी एक एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। यू आर राइट दैट वे, दैट इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंटल कंसर्न, बट वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई वी डोंट यूज HCl इज बिकॉज जो KMnO4 है, हम लोग चाहते थे कि वो KMnO4 H2O2 के साथ रिएक्ट करे, क्योंकि हमें H2O2 की क्वांटिटी पता करनी है ना। But if we add HCl, then the KMnO4 will also act or react with chloride ions and oxidize them to Cl2 gas. तो ये एक साइड रिएक्शन भी होने लग जाएगा, like a parallel or another redox reaction, ठीक है। मतलब अगर ये वाला रिएक्शन होने लग जाएगा, तो if I write something like this, that equivalent of
MnO4 minus will be then equal to equivalent of H2O2 plus equivalent of Cl minus. तो आपको ये सेंस बनाएगा? क्योंकि ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे, अलग अलग कंपाउंड्स, ठीक है. दीज आर टुगेदर माय रिड्यूसिंग एजेंट, अलग अलग कंपाउंड्स हैं. ये रिएक्शन, ये इक्वेशन फिर लिखनी पड़ेगी. समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने ब्लू में लिखा? मतलब यहाँ पर एक रिएक्शन MnO4 माइनस और H2O2 के बीच में होगी और दूसरी रिएक्शन MnO4 माइनस और Cl माइनस के बीच में होगी. तो टोटल जो MnO4 माइनस कंज्यूम होगा वो हम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस लिख सकते हैं ना. दोनों इंडिविजुअल रिएक्शंस में जो MnO4 माइनस यूज हो रहा होगा वो इनके इक्विवेलेंट से आएगा और फिर टोटल जो होगा वो इनको ऐड करके लिख देंगे, राइट? ठीक है, तो वी डोंट वांट दैट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग Cl माइनस. H2SO4 यूज करने में क्या है, कोई नुकसान नहीं है क्योंकि सल्फर ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है, तो वो KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. H2SO4 एज इट इज रहेगा, वो सिर्फ H प्लस जो देने का काम है वही पूरा करेगा. अदरवाइज द सल्फेट आयन विल बी अ स्पेक्टेटर स्पीशीज ओनली. ठीक है, समझ में आई? ऑलराइट. अच्छा, अब नोटिस करना एक और एग्जांपल यहाँ पे देखना. ठीक है, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे वॉल्यूम निकाल के बता दो, तो क्या आप क्विकली मुझे V2 का आंसर दे सकते हो? आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू नो द रिएक्शन. H2O2 का और डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा एसिडिक मीडियम में, आई थिंक वो आपको पता होना चाहिए. एंड फटाफट आप मुझे इक्विवेलेंट्स इक्वेट करके बता दो ये V2 कितना लगेगा. राइट, तो आपने देखा H2O2 का एन फैक्टर आएगा 2 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर आएगा 6. राइट, ये रिएक्शन आपसे एक्सपेक्टेड है. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस वॉल्यूम जो रहेगा वो 33.33 ml रहेगा. ठीक है, बट एनीवेज
मतलब जब हम टाइट्रेशन कर रहे होंगे तब हमें ये कॉन्सेंट्रेशन भी अननोन रहेगी, लाइक ये वाली कॉन्सेंट्रेशन भी हमको निकालनी होती है। अभी तो मैंने डेटा दे दिया, ठीक है। अदरवाइज ये टाइट्रेशन वर्क कैसे करता है, इसमें जो कलर्स वाला पॉइंट है वो एग्जांपल ध्यान में रखना। तो ये कलर्स आर अ मस्ट रिमेंबर फॉर यू। H2O2 तो कलरलेस होता है, ठीक है। और ये जो डाइक्रोमेट आयन होता है ये ऑरेंज और ग्रीन होता है। एज डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज होता है और Cr3+ आयन ग्रीन होता है। तो यहाँ पर what we see is that a sharp color change is observed around the equivalence point when the reaction gets completed। ये कलर ध्यान में रखना है और बाकी फिर इक्विवेलेंस को इक्विवेलेंट से इक्वेट करना होता है एंड यू देन गेट द आंसर। ठीक है ईशान, आपका आंसर करेक्ट था। देन अच्छा चलो इसको लिख लो, फिर मैं अगला भी एक और टाइट्रेशन करवाता हूँ, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। हाँ ठीक है, तो ऊपर का तो लिख ही लिया होगा, ये नीचे वाला लिख लो। लिख लिया सबने? ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखो, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, अगेन I would request you to remember the example. What is this iodimetric titration? In simple words, it will be direct estimation of I2। कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर I2 जो है हमारे पास में उसका सोल्यूशन है जिसका अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। वॉल्यूम उसका V1 ml होगा। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वी आर मेकिंग इट रिएक्ट विद अ स्टैंडर्ड Na2S2SO3 सॉरी Na2S2O3 सोल्यूशन। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइपो सोल्यूशन या सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, राइट। स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका
स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करवाया था, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकलवाए थे, और ये जो था एवरेज वैल्यू था। ठीक है, याद हो तो, नहीं याद हो तो रिवीजन कर लेना। एसिडिक मीडियम में करते हैं इसको, तो उससे क्या बन जाता है, ये आयोडीन जो है 0 से -1 आयोडाइड आयन में चला जाता है, एंड ये हाइपो सोल्यूशन में सल्फर +2 से +2.5 में चला जाता है। ठीक है, सोडियम टेट्राथायोनेट, क्या नाम था इसका, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस लास्ट कंपाउंड, Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट आयन। ठीक है, जस्ट टेट्राथायोनेट आयन। तो ये रिएक्शन रहेगी। ठीक है, अगेन याद रखना, ये एक्सपेक्टेड रिएक्शन आपसे गोइंग फॉरवर्ड। अब इसमें होता कैसा है, I2 जो है वो अननोन है, उसका वॉल्यूम हमें पता है बस, और जो हाइपो सोल्यूशन है वो हमारा एक नोन कॉन्सेंट्रेशन का रहेगा, और हम इसका ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके इसका वॉल्यूम नोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सूटेबल इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर क्या रहता है वो आप समझना, कलर्स के थ्रू कैसे हम पता करेंगे। तो जो ये I2 होता है, आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है वो एकदम ब्लैक, डार्क पर्पल ऐसे कलर का होता है। ठीक है, और बाकी सारी जो स्पीशीज है ये हाइपो, आयोडाइड या थायो टेट्राथायोनेट आयन, ये सब कलरलेस ही होता है। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है यहाँ पे नोटिस करना, स्टार्च इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। इस रिएक्शन में स्टार्च एज इंडिकेटर यूज होता है। कैसे वर्क करता है वो स्टार्च, तो आयोडीन जब स्मॉल क्वांटिटी में भी प्रेजेंट है, ठीक है, इवन इन स्मॉल क्वांटिटी व्हेन इट इज प्रेजेंट, it would form a dark colored solution in presence of starch। तो स्टार्टिंग में कैसा रहेगा अपना सोल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन में आयोडीन भी है एज वेल एज स्टार्च भी है, तो सोल्यूशन स्टार्टिंग में डार्क कलर्ड रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप Na2S2O3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा नोटिस करना, जस्ट ये जो I2 है वो एक्चुअली कंज्यूम होता जाएगा। ठीक है, कंज्यूम होता जाएगा, लेकिन जो सोल्यूशन का कलर है वो स्टिल आपको डार्क ही देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पर्पल से ग्रे हो जाएगा या मतलब लाइट पर्पल हो जाएगा, वैसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको स्टिल सोल्यूशन डार्क ही मिलेगा, क्योंकि स्टार्च जो है वो अगर थोड़ा भी क्वांटिटी में I2 प्रेजेंट होता है तो भी वो एक डार्क कलर का सोल्यूशन शो करता है। तो हम लोग हाइपो सोल्यूशन को, ठीक है, ये जो हमारा हाइपो सोल्यूशन है इसको हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते भी जा रहे हैं। ठीक है, जब तक ऐड करते जा रहे हैं जब तक I2 कंज्यूम नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ही मान लो एंड पॉइंट आ रहा है, लाइक ये I2 पूरा का पूरा कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, हम लोग जो एक फाइनल यहाँ पे ड्रॉप डालने वाले हैं, नेक्स्ट ड्रॉप डालने वाले हैं, वो इस I2 को कंज्यूम कर देगा। तो क्या होगा, देन देयर विल बी अ color change, then you will notice I2 gets completely consumed and the solution becomes colorless। तो इसमें जब solution colorless हो जाएगा then we will get to know कि ठीक है, हम लोगों ने एंड पॉइंट अचीव कर लिया है और हम इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 को इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S3O3 के इक्वेट करके कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है आयोडी मेट्रिक। एक्चुअली आयोडो अलग है, वो मैं कराऊंगा, बट ये आयोडी मेट्रिक समझ में आया, इसको लिख लो। फटाफट फटाफट लिखो।
लिख लिया, ये वाला भी लिख लिया, इसका जो एक्सप्लेनेशन है जिसने लिख लिया है, फिर वो क्वेश्चन भी ट्राई करना। मैं एक बार आंसर रब कर देता हूँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, आई विल रब द आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो। ऑलराइट, आया आंसर? हाँ, करेक्ट ईशान, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसमें जस्ट ये नोटिस करना दैट जल्दबाजी में मतलब ऐसे मत बढ़ जाना जो आपने इतना ज्यादा एसिडिक मीडियम के क्वेश्चंस करें। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है, तो जो MnO4 माइनस है वो MnO2 में जा रहा है। ठीक है, मतलब दैट वाज द ओनली कैच इन दिस क्वेश्चन, अवॉइडिंग दिस केयरलेस मिस्टेक। जल्दबाजी नहीं, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, एक एक वर्ड को देखो, उसका यूज करो एंड देन आंसर। जनरली अगर कुछ मेंशन नहीं किया जाता है, देयर इज नो मीडियम मेंशन, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट एसिडिक मीडियम मान लेते हैं। बट अगर किया है स्पेसिफाई और इतना भी लिखा है कि यहाँ पे आपका MnO4 माइनस से MnO2 में जा रहा है, तो आपको वही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स look at the next concept in titration, which is called as double titration. So this is something which is at the level of जो हम लोगों ने start करा, like so when I started, यहाँ पर अपने simple redox titration लिखा था, ठीक है, number 1. So this is actually number 2.
यू कैन से डबल टाइट्रेशन। क्या है ये डबल टाइट्रेशन? यहाँ पे नोटिस करना, एज यू कैन गेस फ्रॉम द लाइक टॉपिक इटसेल्फ, द वर्ड्स इटसेल्फ, यहाँ पर दो टाइट्रेशंस होंगी, लाइक दो रिएक्शंस होंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस. So it's a two-step titration in which it might be difficult to observe the endpoint of the first step. ठीक है, कैसा? एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ. तो यहाँ पे नोटिस करना, दिस एग्जांपल विल बी कॉल्ड एज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. आयोडो, पिछला वाला आयोडी था. ठीक है, नोटिस करना यहाँ पर ये अंतर है हल्का सा. दिस इज आयोडोमेट्रिक, पिछले वाले में कैसा था? आयोडी, डी आई. ठीक है, तो मैं भी कंफ्यूज होता रहता हूँ, आप भी कंफ्यूज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दीज नेम्स. तो ये आयोडोमेट्रिक जो है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप नोटिस करना दो स्टेप्स क्या क्या होते हैं. पहला स्टेप होता है, हमारे पास में कोई अननोन सोल्यूशन है, ठीक है, जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और हम लोग उसको आयोडाइड आई माइनस से रिएक्ट करवा देते हैं. ठीक है, आई माइनस कलरलेस होता है, आयोडाइड आयन, उससे बनता है I2. ठीक है, आई माइनस खुद ऑक्सीडाइज होकर I2 में चला जाता है, एंड जो भी अननोन था उसका रिड्यूस्ड फॉर्म यहाँ पे बन जाता है. या तो वो एस्केप कर जाता है या फिर वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जनरली ऐसा रहता है. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमारे लिए इंडिकेटर दिक्कत भरा हो जाता है. क्यों? जैसे इसमें हम लोग लाइक स्टार्च एज इंडिकेटर यूज करते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही हमने पहली दूसरी ड्रॉप डाली, I2 बन गया, और थोड़ा सा भी अमाउंट का I2 सोल्यूशन में रहता है, तो वो इंडिकेटर, लेट्स से हम स्टार्च इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो वो उससे डार्क कलर दिखाने लग जाता है सोल्यूशन के अंदर. ठीक है, तो हमारे लिए वो एक प्रॉब्लम हो गया कि लाइक स्टार्टिंग में ही कलर चेंज दिख गया, मतलब एंड पॉइंट तक आने पर कलर चेंज नहीं दिखा, स्टार्टिंग में ही हमने ये डाला और कलर चेंज ऑब्जर्व हो गया. तो रिएक्शन कब कंप्लीट होगी वो हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पा रहे. दैट हैज बिकम अ challenge for us. We are not able to estimate when is the color change going to occur. तो समझ में आया ये वाला पॉइंट, which I meant it is difficult to observe the end point of the first step. ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें वर्क अराउंड ढूंढ रहे हैं. वो वर्क अराउंड कैसा है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि जो I माइनस है उसको एक्सेस में डाल देते हैं. ठीक है, थोड़ा एस्टिमेशन लेना पड़ेगा कि हम इसको जितना होगा उससे ज़्यादा ही डाल देंगे जितने में हमें लगता है कि रिएक्शन होगा. थोड़ा assumption based है, but we will put it in excess such that the entire amount of this unknown gets reacted. ये प्रोडक्ट जो I2 है वो कलर्ड है ना, वो डार्क कलर का है हर्षद, ये कलरलेस है, ये कलरलेस है. ठीक है, बट ये रिएक्ट हो गया. आप ये देखो ना, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे ना I माइनस, ट्राई टू विजुअलाइज दिस, ट्राई टू विजुअलाइज दिस कि यहाँ पर ये बीकर है, इसमें सोल्यूशन रखा है, कलरलेस है, फिर ऊपर से आप ये ड्रॉप बाय ड्रॉप I माइनस डाल रहे हो, वो भी कलरलेस ही है, बट आपने जब ड्रॉप डाली तो ये I2 बना, और ये I2 क्या करेगा, इसमें जो स्टार्च होगा उसके साथ बाइंड होकर ऐसे डार्क कलर शो करने लग जाएगा. ठीक है, तो जुगाड़ हम लोग जो कह रहे थे, वर्क अराउंड जो हम लोग कह रहे थे, क्या करेंगे हम लोग, I माइनस को एक्सेस में डालेंगे सच दैट वी कैन सेफली अज्यूम कि ये जो अननोन है वो पूरा का पूरा रिएक्ट हो गया. ठीक है, अब ये जो I2 बन गया उसका हम लोग सेकेंड स्टेप में रिएक्शन कराएंगे विद हाइपो सोल्यूशन. ठीक है,
यहाँ पे नोटिस करना सेकंड स्टेप क्या होगा, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप दैट इज I2 that is further titrated with a standard solution of say hypo solution for which the endpoint can be determined easily. ठीक है, ये वाला जो था नोटिस करना, लेट इट बी। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ फर्स्ट स्टेप में I2, राइट, इसको हम लोगों ने क्या करवाया, फर्दर टाइट्रेट करवाया विद अ स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन, एंड उसका एंड पॉइंट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। कैसे, आप यहाँ पे नोटिस करना, याद करो ये I2 प्लस Na2S2O3, राइट, इसमें कैसा होता था, राइट, इफ यू रिमेंबर दिस वाज डार्क कलर्ड, जो हमने ऊपर देखा था थोड़ी देर पहले, और ये जो बाकी सारी चीजें होती थी ये सब कलरलेस होती थी, राइट। तो इसमें स्टार एज इंडिकेटर वर्क करता था हमारे लिए। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना। तो इसमें क्या होगा, I2 का सोल्यूशन डार्क रहेगा, कब तक, जब तक I2 पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम लोग ये Na2S2O3 ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे जब तक I2 पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता, और वो हमें पता पड़ जाएगा थ्रू अ कलर चेंज, जो डार्क कलर था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें मैथ्स करेंगे। कैसा, जो फर्स्ट स्टेप था उसमें इक्विवेलेंस ऑफ अननोन वुड बी इक्विवेलेंस ऑफ I2 के बराबर, है ना। ये जो फर्स्ट स्टेप था इसमें जो अननोन है और I2 है, इसके इक्विवेलेंट्स में इक्वेट कर सकता हूँ ना, राइट। फिर उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड में जो I2 के इक्विवेलेंट्स है, जो सेकंड में हमारा I2 था जो फर्स्ट रिएक्शन से ही आया था, उसके इक्विवेलेंट्स मैं ये हाइपो सोल्यूशन के इक्विवेलेंट्स के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर क्योंकि I2 का एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम ही था, अगर आप नोटिस करोगे फर्स्ट रिएक्शन में I2 का एन फैक्टर कितना है, देख के बताओ जरा, फर्स्ट रिएक्शन में I2 का एन फैक्टर कितना है, नहीं सर्वेश, हाँ, एक का चेंज और दो आइटम है ना, एन फैक्टर 2 हुआ ना संयम, एक का चेंज होगा, देखिए -1 से 0 जा रहा है, एक का चेंज आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में और दो आइटम है, राइट, तो एन फैक्टर 2 हुआ ना। वैसे यहाँ पर भी सेकंड रिएक्शन में भी I2 का एन फैक्टर कितना हुआ, 2 ही रहेगा। तो दोनों केसेस में क्योंकि एन फैक्टर ऑफ I2 सेम है, तो हम लोग लाइक इक्विवेलेंस ऑफ अननोन और इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, और उनको इक्वेट करके अब हम जो भी नोन अननोन है वो डालते जाएंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे वर्क करा है डबल टाइट्रेशन। ठीक है, एक एक करके लिखवा देता हूँ मैं आपको अच्छे से, बट समझ में आना चाहिए। ठीक है, लिखना शुरू करो, यहाँ से शुरू करो लिखना, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप पूरा लिखो।
लिखा है इतना, आगे बढ़े। इसके नीचे का कॉपी करने के लिए नीचे स्क्रॉल करूंगा। ओके, ये वाला लिख लो, सेकंड स्टेप। ऑलराइट, लिखिए ये वाला भी। ठीक है, इतना पार्ट भी लिखो और फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो।
ऑलराइट, सो ये वाला क्वेश्चन का आंसर कुछ स्ट्राइक हो रहा है, कैसे करना है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला रिएक्शन H2O2 जो है वो Ki के साथ रिएक्ट कर रहा है, I2 बना रहा है, और फिर जो I2 रिएक्ट हो रहा है उसका हाइपो सोल्यूशन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, बट बेसिक मीडियम में करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करना दैट बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन होगा उसमें थायोसल्फेट जो है वो टेट्राथायोनेट में नहीं जाता, सल्फेट आयन में आता है, राइट? तो ये दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आने चाहिए। बाकी तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट जानते ही हो कैसे निकालना है, एन फैक्टर निकालते ही हो कैसे जानना है। पहले रिएक्शन में आप इन दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करोगे, दूसरे रिएक्शन में इन दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करोगे, एंड बिकॉज I2 का एन फैक्टर दोनों केस में सेम है ना, I2 का एन फैक्टर दोनों केस में यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, जो हमारे कॉमन स्पीशीज है I2 बिटवीन द टू रिएक्शंस, उसका इन फैक्टर दोनों में सेम है। तो हम उनके उसको यूज करके दोनों H2O2 के और H2O3 माइनस के इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देते हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। ठीक है, समझ में आया ये? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? कोई डाउट है तो पूछ लो। If you have any question, any concern, चलो ठीक है, देख लिया ना ये? ठीक है, लिख लिया सबने ये? कहाँ चला गया? हाँ, ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें नोटिस करना, व्हाट इफ जो कॉमन स्पीशीज है उसका एन फैक्टर दोनों स्टेप्स में सेम नहीं हो, तो हम लोग कैसे करेंगे? देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन आवर सॉल्विंग? अभी आपने नोटिस किया ना, जो I2 था वो क्या था, दोनों के बीच में कॉमन है, करेक्ट? तो I2 क्योंकि कॉमन है तो उसका हमने इक्विवेलेंट्स दोनों रिएक्शन में लिखा और इक्वेट कर दिया। बट अगर उसका एन फैक्टर सेम नहीं है दोनों रिएक्शन में, जैसे आई थिंक ये एग्जांपल आपके लिए रहेगा, तो फिर कैसे वर्क करेंगे ये ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं।
आ रहा है कुछ समझ में? बढ़ पा रहे हो आगे? चलो ठीक है, करो कंप्लीट कैलकुलेशन। हाँ राइट सर्वेश, मोल कंसेप्ट यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा, ठीक है। ये पहला रिएक्शन होगा KiO3 और Ki इन एसिडिक मीडियम इज गिविंग I2, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंड Ki को तो एक्सेस में रख दिया, KiO3 से I2 बन रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ KiO3 आप इक्विवेलेंस ऑफ I2 के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो I2 है यही नेक्स्ट रिएक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है। I2 प्लस हाइपो सोल्यूशन और बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, I माइनस और SO4 2 माइनस बन रहा है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया, राइट। अब आप इनके एन फैक्टर निकालोगे सबके, तो KiO3 के आप निकालोगे एन फैक्टर कितना रहेगा, यहाँ पर एन फैक्टर 5 रहेगा, ठीक है। I2 का एन फैक्टर क्या रहेगा, ये डिस्प्रपोर्शनेशन वाला केस हो गया। डिस्प्रपोर्शनेशन वाला केस मतलब हमारे लिए इट वाज मिसलेनियस 4। आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखो कोई आएगा नहीं बताने के लिए। यहाँ पर I2 ही डिस्प्रपोर्शनेशन का केस रहेगा, तो उसका एन फैक्टर 5/3 आएगा। वो आप फॉर्मूला लगा लेना, 1/n फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस 1/n फैक्टर रिडक्शन, वो वाला फॉर्मूला लगा के यू शुड बी एबल टू गेट द एन फैक्टर, ठीक है। जो दूसरा वाला रिएक्शन है उसमें I2 का एन फैक्टर 2 ही है, मतलब सिंपली केस है वो, I2 0 से -1 जा रहा है। तो अब ऐसा हो रहा है दैट इफ आई लुक एट दिस इक्वेशन 1, ठीक है, एंड दिस इक्वेशन 2, equivalence of KiO3 is equal to equivalence of I2 and equivalence of I2 is equal to equivalence of S2O3 2 minus। But the point is कि यहाँ पर मैं equivalence I2 के दोनों में ऐसे बराबर बराबर नहीं लिख सकता, क्योंकि I2 का n फैक्टर दोनों में अलग अलग है। So I can't directly equate the equivalence of KiO3 with equivalence of S2O3 2 minus, ठीक है। इन दोनों को मैं अब इसको और इसको डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एन फैक्टर I2 का अलग अलग है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्विवेलेंट नहीं कर सकते तो व्हाट वी फॉल बैक टू इज आवर मोल एनालिसिस। मतलब हमें मोल्स का तो आइडिया रहता है ना, इक्विवेलेंट्स में लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट्स इज मोल्स इनटू एन फैक्टर, और यहाँ पर भी मोल्स इनटू एन फैक्टर, एंड यहाँ पर भी इक्विवेलेंट्स को मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो मोल्स ऑफ I2 तो मैं बराबर कर सकता हूँ ना,
इक्विवेलेंस भड़े नहीं कर पाया मैं बिकॉज एन फैक्टर अलग अलग था, बट मोल्स बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम का प्रिंसिपल पीओएसी, आई कैन वेरी वेल से दैट मोल्स तो इक्वेट कर ही सकते हैं। तो मोल्स ऑफ I2 दोनों तरफ से निकाल के उनको आप इक्वेट कर दो और उससे आपको वॉल्यूम का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ईशान। ठीक है, समझ में आया ये कैसे करना था? किसी को कोई डाउट? एनी चैलेंज? लिख लो फटाफट, देखो कैसे लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा कैच होता है ना वो यही होता है कि आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ता है एन फैक्टर्स निकाल निकाल के कि सेम है या अलग अलग है। ठीक है, डबल टाइट्रेशन समझ में आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन शो कर देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन था, ठीक है, देख लिया क्वेश्चन? अब ये वाला पार्ट देख लो, सेकंड स्टेप, और उसका कैसे इक्विवेलेंट्स को इक्वेट नहीं करा है और मोल्स को इक्वेट करा है। ऑलराइट, लिखा सबने ये? ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं which is called as back titration। ठीक है, सो अंडरलाइन चीजें देखो सेम ही है, बस थोड़ा सा एक अलग लैंग्वेज रहता है इस क्वेश्चन का। इसके लिए इसको एक नया सा नाम दे दिया है, कॉल्ड एज बैक टाइट्रेशन। अब क्या होता है इसमें, ये अपना तीसरा नंबर का हो गया। पहला सिंपल था,
राइट, दूसरा डबल था, और तीसरा ये हो गया बैक टाइट्रेशन। क्या होता है बैक टाइट्रेशन, यहाँ पे नोटिस करना। ठीक है, यहाँ पर वापस से 2 स्टेप टाइट्रेशन होता है। ठीक है, बट in the 2 step titration what we are seeing is instead of the product of the first reaction being titrated in the second step, जो हमारा पहले स्टेप का एक्सेस रिएजेंट रह जाता है, एक्सेस रिएक्टेंट रह जाता है, बच जाता है, उसका हम लोग सेकेंड स्टेप में टाइट्रेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, यहाँ पे नोटिस करना। अभी जो डबल टाइट्रेशन था उसमें मैंने क्या करा, a प्लस बी इज गिविंग c प्लस डी, है ना। तो जो प्रोडक्ट था, ठीक है, एक को एक्सेस में रखा ताकि ये पूरा कंज्यूम हो जाए। जो प्रोडक्ट था इसको फिर अगले स्टेप में टाइट्रेट करवाया। अब यहाँ पर जब मैं बैक टाइट्रेशन का एग्जांपल लूंगा, बैक टाइट्रेशन में क्या होगा, हम लोग प्रोडक्ट को नहीं कराएंगे अगले स्टेप में, जो ये बच जाएगा एक्सेस रिएक्टेंट उसका हम लोग टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट द डिफरेंस वुड बी फंडामेंटली। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन डिफर्स अ बिट एंड उसको फैंसी सा नया नासा नाम दे दिया, बैक टाइट्रेशन। ठीक है, वो चॉइस के ऊपर है आदित्य, मतलब ऐसा है कि वो रिएक्शन कैसी है उसमें डिपेंड करता है कि कौन से स्पीशीज किसके साथ रिएक्ट कर रही होती हैं, रिएक्टेंट को रिएक्ट कराना है, प्रोडक्ट को रिएक्ट कराना है। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ बैक टाइट्रेशन का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें बैक टाइट्रेशन मेक्स मोर सेंस। तो जैसे अभी आपने डबल टाइट्रेशन के एग्जांपल देखे, ठीक है, अभी आप ये बैक टाइट्रेशन का एग्जांपल देखना। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने एग्जांपल है। हमने एक 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड का सैंपल लिया। ठीक है, सैंपल है मतलब इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड भी है और साथ साथ कुछ और इम्प्योरिटी वगैरह भी होगी, और उसको हम लोगों ने 10 मोलर 0.5 नॉर्मल HCl सोल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, ये HCl जितना भी बेरियम हाइड्रोक्साइड था उसको कंज्यूम कर गया। ठीक है, राइट, लेकिन मुझे पता नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ना कितना HCl कंज्यूम हो गया, कितना HCl बच गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना था। बस मैंने इतना इंश्योर कर लिया कि HCl एक्सेस में रहा और उसने पूरा का पूरा बेरियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम कर लिया। अब जो बचा हुआ HCl होगा उसका मैं अमाउंट मेजर कर सकता हूं बाय टाइट्रेटिंग इट विद NaOH सॉल्यूशन। तो उससे फिर मैं बैक कैलकुलेट करके पता कर सकता हूं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड में सैंपल में एक्चुअली में कितना बेरियम हाइड्रोक्साइड था। समझ में आया क्वेश्चन आदित्य? इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस केस में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बेरियम क्लोराइड स्पेक्टेटर सॉल्ट बनेगा ना, जो कि किसी काम का ही नहीं, उसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता आगे। तो इसलिए इस केस में मेरे लिए लाइक जो प्रोडक्ट है उसको कुछ आगे करने के लिए बचा नहीं। चलो कैलकुलेशन करो फटाफट, लेट मी नो क्या आंसर आ रहा है।
अच्छा, आज जो ऑडियो क्वालिटी आ रही है आप लोगों को वो मतलब ओके है ना? इट्स नॉट दैट बैड? या बीच-बीच में इट इज़ कैचिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस? ऑलराइट। ऑलराइट, आया आंसर किसी का कुछ? ये जो पहला रिएक्शन होगा उसमें अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl रिएक्टेड इन द फर्स्ट स्टेप। एंड दूसरे में क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ HCl है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्टेड इन द सेकंड स्टेप। अब क्योंकि दोनों केस में HCl का एन फैक्टर सेम है, ठीक है, ऊपर वाले में भी HCl का एन फैक्टर 1 है, नीचे वाले में भी HCl का एन फैक्टर 1 है, तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकंड रिएक्शन इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl, and that total equivalent of HCl will be equal to equivalent of barium hydroxide plus equivalent of NaOH, and equivalents का मैं moles into n factor लिख के कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आई? कैसे करना था? Is this clear? ठीक है, कॉपी कर लो ऊपर वाला, मतलब लाइक ऊपर वाला इतना सही है, तो जस्ट डेटा जो है वो कॉम्प्रिहेंड करा कि क्या दिया हुआ है, क्या हो रहा है, एंड देन दिस इज वेयर द एनालिसिस इज।
ठीक है, तो आज के लिए तो डिस्कशन काफी है इसके ऊपर बेस्ड। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। HA1 HA2 तो हमने कर लिया ना। आई थिंक HA3 और HA4 में से अब आप इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा, अब ट्राई करना। एंड देन मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, लिखो लिखो फटाफट लिखो। चलो, ऑलराइट, ठीक है, क्लोज करें आज का सेशन। किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स? Sir, can you show the question and back titrations, the 2 lines ones? Thank you, sir. चलो ठीक है देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर।